जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। मेरे भाई, इसी के साथ हम आज का प्रहार सीरीज 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। ठीक है, खजुराहो का मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। ऑप्शन ए चंदेल वंश, ऑप्शन बी तुलुव वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट राजवंश और ऑप्शन डी पल्लव वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंदेल वंश। ठीक है, ओके। और हम आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई, अगर आपसे पूछ ले खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है, इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि महाबलीपुरम रथ मंदिर कहाँ पर है, राइट आंसर है तमिलनाडु में है। ओके, महाबलीपुरम रथ मंदिर को किसने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, नरसिंह, देखिए महाबलीपुरम मंदिर को किसने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि महाबलीपुरम रथ मंदिर को और क्या बोलते हैं, तो इसे सप्त पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सप्त पैगोडा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि तुलुव वंश के संस्थापक कौन है, राइट आंसर है कृष्णदेवराय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन है, तो दंती दुर्ग हैं। ठीक है, दंती दुर्ग हैं। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो सिंह विष्णु है, सिंह विष्णु है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, इसका राइट आंसर होगा 43 हैं, 43 हैं। कितने हैं, 43 हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अमूर्त धरोहर स्थल कितने हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 15 हैं। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम ओलंपिक गेम्स कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर होगा प्रथम ओलंपिक गेम्स 1896 में हुआ था और एथेंस में हुआ था। एथेंस कहाँ पड़ता है, ग्रीस में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 32वां ओलंपिक गेम्स कहाँ हुआ था, तो यह 2020 में हुआ था और टोक्यो में हुआ था। टोक्यो कहाँ पड़ता है, तो जापान में पड़ता है। ठीक है, जापान की राजधानी ही टोक्यो है। अगला प्रश्न है 33वां ओलंपिक गेम्स कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 2024 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। ठीक है, फिर से आप इसको एक बार देख लीजिए। प्रथम ओलंपिक गेम्स 1896 में एथेंस में हुआ था। 32वां ओलंपिक गेम्स 2020 में और टोक्यो में हुआ था। 33वां ओलंपिक गेम्स 2024 में पेरिस में हुआ था। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि 34वां ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होगा, तो 2028 में होगा और कहाँ पर होगा, तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ, ध्यान दीजिएगा, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। अगला प्रश्न है कि द रेस ऑफ माई लाइफ, इसके लेखक कौन है, तो ये हैं मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह। अगला पॉइंट है आई हैव द स्ट्रीट, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं आर अश्विन, आर अश्विन। ठीक है ना। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसके लेखक कौन है, युवराज सिंह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। फिर प्रश्न को पढ़िए एक बार। वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी, इसका राइट आंसर होगा भारत ने की थी। किसने की थी, तो भारत ने की थी। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम एशियाई गेम्स कहाँ हुआ और कब हुआ, तो प्रथम एशियाई गेम्स हुआ है 1957 में और नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि 19वां एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ, तो यह हुआ था होंगजाऊ चीन में। ठीक है ना, बड़ा गजब का नाम है जी इसका, होंगजाऊ
चीन में। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भारत का रैंक क्या था, प्रथम कौन आया था, सेकंड कौन आया था। तो 19वां एशियन गेम्स में अगर बात करें तो यह हुआ था होंगजाओ चीन में, और भारत का फोर्थ रैंक था। ठीक है, भारत का फोर्थ रैंक था। अगर बात करें कि फर्स्ट रैंक किसका था, तो चीन का था। ठीक है, चीन का फर्स्ट रैंक था और जापान सेकंड नंबर पे था। चलिए आगे हम और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध उत्सव है। ऑप्शन ए हॉर्नबिल उत्सव, ऑप्शन बी चाप चारकुट उत्सव, ऑप्शन सी बांग्ला उत्सव और ऑप्शन डी होजागिरी उत्सव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्ला उत्सव। ठीक है ना, मेघालय का यह एक प्रमुख उत्सव है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले, देखिए अगला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि हार्नबिल उत्सव कहाँ का है, तो यह नागालैंड का है और मेरे भाई ये 10 दिन तक चलता है। ठीक है, यह 10 दिन तक चलता है। अगर आपसे पूछ ले कि चाप चारकुट उत्सव कहाँ का है, तो यह मिजोरम का है। ठीक है, यह मिजोरम का है। ठीक है, होजागिरी उत्सव कहाँ का है, तो होजागिरी उत्सव है त्रिपुरा का। कहाँ का है, त्रिपुरा का है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन कट गया है मेरे भाई, रुकिए थोड़ा सा हम देखते हैं, ऑप्शन कट जा रहा है यहाँ पर। चलिए हम दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन सी बेलगाम अधिवेशन 1924 और ऑप्शन डी हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो इसका राइट आंसर होगा हरिपुरा अधिवेशन 1938। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन 1938। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। और किसने किया था, तो एओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि आईएनसी के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इनको WC बनर्जी भी बोलते हैं। W का मतलब व्योमेश हुआ और C का मतलब चंद्र हुआ। ठीक है ना, अगला पॉइंट है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। और इसमें अध्यक्षता किसने किया था, अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। किसने किया था, अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजमूदार थे। ठीक है ना, इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ आ गए। ठीक है, अगला पॉइंट है कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में और इसमें अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, अगला पॉइंट है बेलगाम अधिवेशन। तो बेलगाम अधिवेशन हुआ था 1924 में। ठीक है, और यह कर्नाटक में हुआ था और इसमें अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी जी। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ऑप्शन ए पिग्मी जनजाति, ऑप्शन बी बुशमैन जनजाति, ऑप्शन सी मसाई जनजाति और ऑप्शन डी जुलू जनजाति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जुलू जनजाति। ठीक है, चलिए आगे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि मसाई जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो यह केन्या की है। कहाँ की है, केन्या की है। ठीक है, अगला पॉइंट है पिग्मी जनजाति कहाँ की है, तो यह कांगो देश की है। ठीक है, देखिए पिग्मी जनजाति विश्व के सबसे छोटे कद की जनजाति है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो कांगो की जनजाति है। और कौन सी जनजाति है, पिग्मी जनजाति है। चलिए अगला पॉइंट है, देखिए जुलू प्लस बोहर ये दोनों जनजातियां दक्षिण अफ्रीका की हैं। तो एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जुलू और बोहर जनजाति जो है दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ग्रेसन का नियम, ऑप्शन बी ओम का नियम, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण का नियम और ऑप्शन डी जड़त्व का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेसम का नियम। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं
जड़त्व का नियम किसे बोलते हैं? तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है ना, इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है। अगला पॉइंट है संवेग संरक्षण का नियम किसे बोलते हैं? तो जो न्यूटन का तृतीय नियम है ना, इसे बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ब्रुसेल्स में स्थित है, ऑप्शन बी ग्लैंड में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में और ऑप्शन डी मैड्रिड में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लैंड में। ठीक है। और इससे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जो हम आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम हर एक ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं और विथ पीडीएफ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको सेट किए हैं अपने हिसाब से कि आपको परेशानी ना हो। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें नाटो और ईयू, नाटो और ईयू, मतलब ईयू का मतलब होता है कि यूरोपियन यूनियन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में है। ठीक है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अगर आपसे पूछ ले कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। और कहाँ पर है? तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है UNWTO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मैड्रिड स्पेन में है। मैड्रिड स्पेन में है। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट देखिएगा ध्यान से। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के प्रथम CAG कैग कौन थे? ऑप्शन ए MC सीतलवाड़, ऑप्शन बी नरहरि राव, ऑप्शन सी केसी नियोगी और ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरहरि राव। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन है, तो भारत के प्रथम जो महान्यायवादी हैं ये हैं MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में CAG कौन है, वर्तमान में CAG कौन है, इसका राइट आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है ना। और CAG का आर्टिकल, CAG का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 148 से 151 तक। ठीक है। आर्टिकल 148 से 151 तक। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बुध। ठीक है। यह जोवियन ग्रह नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ठीक है। आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है। और चारों कौन कौन से हैं? देखिए आप ध्यान से, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 आंतरिक ग्रह हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। ठीक है। सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो ये शुक्र है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे चमकीला ग्रह या फिर मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार, देखिए ध्यान से, सबसे चमकीला ग्रह या फिर मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं या फिर इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, मतलब भोर का तारा किसे कहते हैं और शाम का तारा किसे कहते हैं, तो सबका जवाब एक ही है, शुक्र ग्रह। यह सबसे गर्म भी है, सबसे चमकीला भी है, इसे भोर का तारा भी बोलते हैं और इसे शाम का तारा भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रमुख सरोदवादक है? निम्न में से कौन एक प्रमुख सरोदवादक है? ऑप्शन ए भजन सोपारी, ऑप्शन बी पन्नालाल घोष, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खान और ऑप्शन डी एस बालचंद्रन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खान। चलिए, हम और आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई, अगर आपसे पूछ ले कि बीड़ा वादक कौन है, तो देखिएगा ध्यान से, एस बालचंद्रन और विश्व मोहन भट्ट, ये 2 मशहूर बीड़ा वादक हैं। ठीक है। अगर हम बात करें संतूर वादक की, तो शिव कुमार और भजन सुपारी, यह दोनों संतूर वादक हैं। ठीक है ना। अगर बांसुरी वादक की बात करें, तो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। ठीक है ना। लेकिन यदि सरोद वादक की बात करें, तो राजीव तारानाथ, अली अकबर और अलाउद्दीन खान, ये 3 फेमस हैं। राजीव तारानाथ, अली अकबर और अलाउद्दीन खान। चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, चित्तरंजन दास ने, देखिए ध्यान से, चित्तरंजन दास ने किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी सत्यशोधक समाज, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी और ऑप्शन डी सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी दो लोग मिल करके इसका स्थापना किए थे, एक चित्तरंजन दास खुद थे और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। चलिए, और 1923 में हुआ था, इस बात को ध्यान दीजिएगा, 1923 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था और 1939 में किया था। ठीक है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस 1939 में किए थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले किए थे। और कब किए थे? तो 1873 में किए थे। ये पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको भूलना नहीं। आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके इसको रिवीजन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और ये पेपर में बार बार आता है मेरे भाई। अगला प्रश्न है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और कब किया था? 1905 में किया था। ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किए थे। अगला पॉइंट है, किस संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन 1967, ऑप्शन बी 71वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन सी 92वां संविधान संशोधन 2003 और ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन 2002। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। ठीक है, अब जितने ऑप्शन इसमें दिए गए इसके अलावा इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से आप, अगर आपसे पूछ ले कि संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में, ध्यान से देखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो 8 अनुसूचियां थीं। और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है ना, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। ध्यान दीजिएगा, जब संविधान बनकर के तैयार हुआ तो उस समय 14 भाषाएं थी। ठीक है, और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषा है वर्तमान में। चलिए अगला फैक्ट है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और इस समय किस भाषा को जोड़ा गया? देखिएगा, तो जब 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ तो इस समय 15वां भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि 15वीं भाषा कौन सी है? तो सिंधी भाषा है। कब जोड़ा गया? तो 1900, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिए आप। हाँ देखिए ध्यान से, अगर आपसे पूछ ले कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में किस भाषा को जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर होगा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अगर प्रश्न आपसे घुमाकर ऐसे पूछ ले कि 15वीं भाषा कौन सी है, तो इसका भी राइट आंसर होगा सिंधी भाषा है। ठीक है ना, और कब जोड़ा गया? 1967 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन है? 21वां संविधान संशोधन है। चलिए, हर तरह से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। देखिए 14 पहले से था। ठीक है ना, 1967 में सिंधी को जोड़ा गया 15वां भाषा के रूप में और उसके बाद से 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 और को जोड़ा जा रहा है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 15 दिन कितने हो गए? 18 हो गए। ठीक है ना, चलिए फिर एक संविधान संशोधन होता है, 92वां संविधान संशोधन, और ये 2003 में होता है। ठीक है ना, ये 2003 में होता है और इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। तो मेरे भाई 14 पहले से था, 15वां सिंधी हुआ, उसके बाद से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 3 ये ऐड हो गए, 18 हो गए और उसके बाद से 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 को एक साथ जोड़ा गया। कौन कौन है वो?
तो बोडो है, डोंगरी है, संथाली और मैथिली है। तो इस प्रकार से कुल कितने हो गए? 22 हो गए। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा इसको भी। 86वां संविधान संशोधन 2002, तो इसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ठीक है, और किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 21A में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह काम करता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन डी। विटामिन डी हार्मोन्स की तरह से काम करता है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए अब विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इसी में हम सबको लपेटने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। बस आप देखते रहिए ध्यान से इसको। इस सीरीज को आप मिस मत करना। हम लगातार 25 सीरीज लेंगे, ठीक है ना। और इसके लेने के बाद आप किसी भी एग्जाम को देने चले जाना। मेरा विश्वास है और मैंने इतना मेहनत किया है इसमें कि आपको अधिकतम प्रश्न, हम ये तो नहीं कहते कि सारा प्रश्न यहीं से फंस जाएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 25 एपिसोड लेने के बाद आप पेपर में जब बैठेंगे ना तो आपका मन खुश हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्यूनिन, ठीक है ना, फिलोक्यूनिन। अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो इसे इसे कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। और इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह सूर्य से प्राप्त होता है, ठीक है। और इसकी कमी से सूखा रोग होता है, बच्चों में होता है, जिसको हम रिकेट्स बोलते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन सी को और किस नाम से जानते हैं? मतलब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है और जीरोफ्थेल्मिया रोग भी होता है, ठीक है ना। जीरोफ्थेल्मिया रोग में क्या होता है कि आंख सूख जाता है, मतलब आंख का जो पानी है ना वो सूख जाता है पूरी तरह से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि देखिए अगला पॉइंट ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी बोलते हैं। ओके, चलिए अगर आपसे पूछ ले प्रश्न कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई के। कौन कौन से हैं? एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए। ए, डी और ई के, ठीक है ना। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो बस दो ही हैं, बी, सी, ठीक है, बी और सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है? ऑप्शन ए विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन बी वन लाइफ इज नॉट इनफ, ऑप्शन सी अलॉन्ग ऑफ टू फ्रीडम और ऑप्शन डी टॉम्ब ऑफ सेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विंग ऑफ फायर, ठीक है ना। ऑप्शन ए विंग ऑफ फायर, यह एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप। अगर आपसे पूछ ले कि रेत की समाधि इसके लेखक कौन है, तो गीतांजलि श्री हैं। कौन है? गीतांजलि श्री हैं, गीतांजलि श्री हैं। ओके, और इस पुस्तक के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, ठीक है। तो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि रेत की समाधि किसकी है, गीतांजलि श्री की है, और इसी के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। ओके, चलिए वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ, इसके लेखक कौन है? तो नटवर सिंह है। कौन है? नटवर सिंह है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि अलॉन्ग टू फ्रीडम इसके लेखक कौन है? अलॉन्ग टू फ्रीडम, तो इसके लेखक हैं नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला। चलिए ध्यान से और आगे बढ़िए। अगला पॉइंट अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से किस खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं? किस खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए कबड्डी में होते हैं, ऑप्शन बी बेसबॉल में होते हैं, ऑप्शन सी वाटर पोलो में होते हैं, या फिर ऑप्शन डी बास्केटबॉल में होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं मेरे भाई, ठीक है। लेकिन हम 3 ऑप्शन और हैं, इसको काहे लिए छोड़ें?
इसको भी हम सेलेक्ट किए हैं कि कबड्डी में कितने होते हैं, वाटर पोलो में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में कितने होते हैं। देखिए ध्यान से, अब बस आप पढ़ते जाइए, ठीक है ना। अगर हम बात करें बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, अरे सॉरी 5 खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। और ध्यान से देखिएगा, बेसबॉल और खो खो, बेसबॉल और खो खो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। ओके, फिर एक बार इसको आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल और प्लस खो खो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य की किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? सिक्किम राज्य की किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ओके, ऑप्शन ए नेपाल से नहीं लगती है, ऑप्शन बी भूटान से नहीं लगती है, ऑप्शन सी म्यांमार से नहीं लगती है और ऑप्शन डी चीन से नहीं लगती है। तो मेरे भाई बताओ किससे नहीं लगती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, म्यांमार से नहीं लगती है। सिक्किम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और चीन से भी लगती है। चलिए आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट आप देख लीजिए। अगर हम बात करें कि नेपाल के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य स्पर्श करता है, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। अगर बात करें भूटान की, कि भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो सिक्किम है, असम है, पश्चिम बंगाल है और अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 राज्य हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो 4 राज्य हैं। और कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। तो नेपाल के साथ 5 सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। भूटान के साथ अगर बात करें आपसे, तो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले म्यांमार के साथ, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि चीन के साथ कितने सीमा साझा करते हैं, तो मेरे भाई लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश है। तो चीन के साथ भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मेरे साथ साथ आप भी बोलने का प्रयास करें, बोलने से याद होता है मेरे भाई, ठीक है ना। अगर आप इसे बस सुनते रहेंगे ना, तो सुनने से याद होता है अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा आप फिजिकली उसे बोलेंगे तो और ज़्यादा आपको याद होगा। ओके, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 21 फरवरी, ऑप्शन सी 16 सितंबर और ऑप्शन डी 26 दिसंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 फरवरी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी। फिर से अगर आपसे पूछ ले ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, आंसर 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर। बार वीर बाल दिवस की बात करें तो 26 दिसंबर, ठीक है ना, 26 दिसंबर। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल और अवतल दोनों और ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष में मेरे भाई दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और जब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है ना, तो इस कंडीशन में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का, ठीक है ना।
ओके। अगला पॉइंट है कि दूरदृष्टि दोष, इसमें किस लेंस का मतलब प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष में? तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का, लेकिन अगर बात करें कि दूरदृष्टि दोष में किसका यूज किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। और उत्तल लेंस को मायोपिया भी कहते हैं। मायोपिया पूछ सकता है आपसे कि मायोपिया किस लेंस को बोलते हैं? उत्तल लेंस को बोलते हैं, ठीक है ना। और उत्तल लेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछ ले कि जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष में उत्तल, यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, मिस्टेक हो गया है हमसे, ठीक है ना। इसको हम मिटा दे रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है, जरा दृष्टि दोष में। इसमें ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही पास की, ठीक है। तो एक ही लेंस में ऊपर अवतल लेंस होता है और नीचे उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस से पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और अवतल लेंस से दूर की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने किया था? ए ऑप्शन पीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं आप एक बार में देख लीजिए। अगर आपसे पूछ ले एडम स्मिथ के बुक का नाम क्या है, तो वेल्थ इन नेशन है, वेल्थ इन नेशन, ठीक है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित है, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी का एक बुक था जिसका नाम है पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आपसे पूछे कि पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए है 1966 से 1969 तक, ऑप्शन बी 1990 से 92 तक, ऑप्शन सी 1980 से 82 तक और ऑप्शन डी 1978 से 1980 तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1978 से 1980 तक। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ध्यान दीजिएगा आप, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक थी, ठीक है। चलिए, अगर द्वितीय की बात करें तो 1956 से लेकर के 1961 तक थी, ठीक है। और यदि हम बात करें तृतीय की तो 1961 से लेकर के और 1966 तक थी, ठीक है। 61 से 66 और 1966 से 1969, ये 3 साल तक अवकाश चला, 3 साल तक अवकाश रहा, ठीक है। चलिए, लेबनान की राजधानी का नाम क्या है? लेबनान की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए अंकारा, ऑप्शन बी दमिश्क, ऑप्शन सी बेरूत और ऑप्शन डी अबू धाबी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेरूत, ठीक है। ऑप्शन सी बेरूत। अगर आपसे पूछ ले कि तुर्की की राजधानी का नाम क्या है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा अंकारा, ठीक है ना। तुर्की की राजधानी अंकारा, ठीक है। सीरिया की राजधानी तो दमिश्क, सीरिया की राजधानी दमिश्क, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो अबू धाबी में है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ताज उल मासिर पुस्तक के लेखक कौन है? ताज उल मासिर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी अल बरूनी और ऑप्शन डी हजम हसन निजामी। इसका राइट आंसर ही होगा हसन निजामी। चलिए, अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछ ले कि इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या है? तो रहेला है, ठीक है ना। देखिए, रहेला, इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या है? रहेला है, ठीक है। अगर अमीर खुसरो के पुस्तक की बात करें तो आशिका है और तुगलकनामा है, ये दो पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। और इनको भारत का तोता ए हिंद कहते हैं, तूतिए हिंद कहते हैं, ठीक है ना।
तोताई हिंद भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि हसन निजामी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन कौन क्या है? तो वही जो ऑप्शन में हम पहले पढ़ाए हैं आपको, ताज उल मासिर। इसको हम यहाँ पर इसलिए रखे हैं ना कि दिल्ली सल्तनत का पहला ग्रंथ इसे ही बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला ग्रंथ कौन सा है, ताज उल मासिर है। किसके द्वारा लिखा गया? तो हसन निजामी के द्वारा लिखा गया। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला कौन थी? ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? आशापूर्णा देवी, ठीक है। और अगला प्रश्न है, पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन है? तो रीता फारिया है। कौन है? रीता फारिया है। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, मैन बुकर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अरुंधति राय है। कौन है? अरुंधति राय है। ओके, यूनेस्को में निम्न में से कौन सा मंदिर विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बस, ठीक है। यूनेस्को में निम्न में से कौन सा मंदिर विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कामाख्या माता मंदिर, ऑप्शन बी बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा कामाख्या माता मंदिर, ठीक है, कामाख्या माता मंदिर। लेकिन मेरा उद्देश्य और कुछ था। देखिए अगर आपसे पूछ ले कामाख्या माता मंदिर कहाँ किस राज्य में है, तो असम राज्य में है, ठीक है, असम राज्य में है। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है, यह तमिलनाडु में है, ठीक है ना। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? तो तेलंगाना में है, और इसे ही हम रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, ठीक है, या फिर रामप्पा मंदिर, एक सेकेंड, या फिर रामप्पा मंदिर। ओहो, समझ लीजिए आप, तेलंगाना में है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है, और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। और बस मेरे भाई ये स्लाइड ख़त्म हो गया, तो आज का क्लास हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। और मेरे भाई अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और मेरे भाई सारा काम मैं खुद ही करता हूँ, इसको टाइपिंग करना, सेट करना, इसके बाद पढ़ाना, मतलब सारा कुछ काम मेरा ही होता है, तो बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरे भाई मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप कम से कम 25 एपिसोड इसका मैं लेकर के आऊँगा, फिर मैं कह रहा हूँ इस बात को। इसको देखने के बाद ही आपको पेपर में जाना है, ठीक है ना, बिना देखे नहीं जाना है। आप इसको देख लेंगे तो मैं भरोसा करता हूँ कि आपका, मैं ये तो नहीं कहता कि सारा प्रश्न यहीं से फंसेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मेरे भाई कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है ना। आप खुश हो जाएंगे, पेपर को देख करके आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।